नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साक्षी स्थित बोधि सोसाइटी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा के तमाम प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने भाषण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश को विकास और उन्नति के मार्ग पर लेकर जा रही है, जबकि राज्य की हेमंत सरकार राज्य को गर्त में धकेल रही है। देश भर में अंत्योदय तक की तमाम योजनाएं ऊंचाइयों तक पहुंचाई जा रही हैं, जबकि राज्य सरकार तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और राज्य की पुलिस केवल राज्य सरकार को राजस्व दिलाने में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में भेजे गए 5 समन के बावजूद ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। वे जांच से भाग रहे हैं। बाबूलाल ने कहा कि इसी कारण उन्होंने राज्य के राज्यपाल को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। बात को लिखा, आज मैंने देखा कि अखबार में छपा जब ईडी वालों ने एक नहीं बल्कि 10 पत्र लिखा है अफसरों के ऊपर, लेकिन उन्होंने फाइल को अपने पास तो फिर मेरा दायित्व बनता है, अखबार में तो पढ़े होंगे, लगा कि नहीं उनको चिट्ठी भी लिखा गवर्नर को भी, शायद उनके संज्ञान में नहीं आया और इसलिए हमने लिखा जाके सरकार को निर्देशित करें, इसको देखें क्या मामला है। जब ईडी लिख करके दे रहा है ये सारे लोग गड़बड़ है तो एफआईआर करिए, एफआईआर करने के बाद नहीं जांच होगी तो एफआईआर भी नहीं कर रहा है। इसलिए अप्रैल से फाइल को अपने पास रखे हुए हैं, क्या मतलब है? और उसी के लिए हटवार जोल बनाए हुए हैं, डरते क्या अच्छा बनाए, हम जिला अपने देख रेख में बनवाए। वहीं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय रेशम बोर्ड रांची के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्लैटिनम जुबली वर्ष समारोह के साथ साथ तसर रेशम कृषि मेला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम चाईबासा के अग्र परियोजना केंद्र परिसर में रखा गया था। मेला का शुभारंभ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी, सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा और उपायुक्त अनन्या मित्तल ने किया। इससे पूर्व अतिथियों के अग्र परियोजना केंद्र में मौजूद कोकून बैंक कक्ष का अवलोकन किया और संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस मौके पर अर्जुन के पौधों का रोपण किया गया। समारोह के दौरान बताया गया कि पूरे देश में रेशम के उत्पादन में 70% हिस्सेदारी झारखंड से है। राज्य में रेशम का 40% उत्पादन कोल्हान सारंडा क्षेत्र से होता है। समारोह में 6 तसर किसानों सहित उत्पादन को बढ़ाने में विशेष सहयोग करने वाले तसर वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने तसर उत्पादन में सारंडा क्षेत्र को देश भर में अग्रणी बनाने के लिए जिले के तसर उत्पादकों, वैज्ञानिकों और विभाग के प्रयासों की सराहना की। किसान भाइयों एवं बहनों द्वारा कड़ी मेहनत और विधिवत देखभाल के साथ कोकून का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र के कोकून की क्वालिटी भी उत्कृष्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके यहाँ के रोजगार मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो बाहर पलायन करते हैं उसको भी हम लोग जोड़ते हुए यहीं पर उनको रोजगार दिया जा सकता है। और इसके लिए जितने ये फ्रंट में जो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टरगण जो बैठे हैं, इनका सलाह अनुसार, इनके सुझाव अनुसार कृषक भाई आप लोग अपना कून को तैयार करेंगे तो इसका ज़्यादा आप लोग को लाभ इसे मिलेगा। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि तसर का उत्पादन सबसे अधिक जंगल क्षेत्र में ही होता है। चाईबासा में तसर का सबसे अधिक उत्पादन सारंडा क्षेत्र में होता है। उन्होंने कहा कि तसर की खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार सृजन करने में भी काफी उपयोगी है।
को लगता है कि सिर्फ इससे हम लोग साड़ियाँ बना सकते हैं या कपड़े बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है हमारे चकदरपुर में, वहाँ का सेंटर से हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर मुझे एक बार बहुत ही खूबसूरत राखियाँ उससे बनाई गई थी, उससे बहुत ही सुंदर आकर्षक और डेकोरेटिव चीज़ें बनाई गई थी। तो तसर का बहुत सारा उपयोग है, तो उससे हम लोग रोजगार सृजन कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे भारत में तसर का अगर सबसे बड़ा हिस्सेदारी है तो वो हमारे झारखंड की है। करीब करीब 70% हम लोगों की भागीदारी है। तो क्यों नहीं हम लोग इसको व्यवस्थित तरीके से इसको और ऑर्गेनाइज वे में करें कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे रोजगार मिले। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके अपने घर पर आप तसर का सूता निकाल सकते हैं। आप अपने ही, क्योंकि अब 14 सेंटर हैं यहाँ पर, तो आपको कहीं बाहर और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम लोग और बेहतर करें तो यहीं पर लोगों को अपने ही घर आंगन में और बेहतर रोजगार मिल सकता है। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कोकून उत्पादन में लगे किसानों से अपील की है कि आप सभी अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्र परियोजना केंद्र को अवश्य उपलब्ध करवाएं, ताकि अन्य तसर उत्पादकों को परियोजना के माध्यम से बेहतर बीज उपलब्ध करवाया जा सके। ये कृषि मेला वाकई में हम सभी के लिए एक जागरूकता का केंद्र है, जहाँ पर कई तरीके के हम लोगों ने स्टॉल्स देखे, इवन स्टोरेज सेंटर भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा। एक बात और यहाँ पर रखी गई कि कई हमारे किसान हैं जो फर्दर बीज उत्पादन के लिए कुछ बीज उत्पादन करते हैं। ये जाना जाता है कि उनको जहाँ से भी अच्छे दामों पे कोई भी आके बाहर से अगर सामान खरीदता है तो उसको सेल हो जाने के कारण हम लोगों के पास बहुत अच्छा बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। मेरा ये कहना है सभी किसान भाइयों को, बहनों को, कि आप सभी लोग अच्छे बीज का उत्पादन ज़रूर करें। हम लोगों के सेंटर्स को बीज ज़रूर उपलब्ध करवाएं, ताकि यहाँ पर अगर अच्छे बीज उपलब्ध होते हैं तो आगे आगे सरकारी तौर पे बीज उपलब्ध अच्छे कराए जा सकते हैं। अन्यथा आगे किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध ना होने के कारण उनकी खेती में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। मैंने तसर केंद्र को ये भी आश्वासन दिया है कि हम लोग किस तरीके से इन चीज़ों में पहल कर सकते हैं, प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद कर सकता है, उसको भी ज़रूर हम आगे लेके जाएंगे। और इधर जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में जमा राशि को जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने, आदिवासियों की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने एवं भूमि बैंक में जमा जमीन की वापसी की मांग को लेकर झारखंड पार्टी ने अनुमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। झारखंड पार्टी के लोगों का कहना है कि डीएमएफटी का पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने पर खर्च करने के बजाय अन्य तरह की योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। जिले में जमा हजारों करोड़ रुपए को लूटने का काम किया जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू ने ये बातें कही और बताया कि डीएमएफटी का पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर खर्च करना है, जबकि यहाँ के पदाधिकारी उसे दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं। जिले में चिकित्सकों और शिक्षकों का घोर अभाव है। यदि ये पैसे के कुछ हिस्से को चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। पेयजल की व्यवस्था में भी सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निजी स्वार्थ के लिए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो हमारा मांग है इन सारे शिक्षकों के पद पर डीएमसी फंड से बहाली हो, तो सुगम शिक्षा, सबको उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी। आप जानते हैं मिडिल स्कूल में 8 क्लास चलते हैं, मात्र 2 शिक्षकों बहाल है। हाई स्कूल में सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, 2 ही शिक्षक हैं, तो उससे सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती, जिससे स्तरीय शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो बेरोजगार पैदा हो रहा है। और आप हाई स्कूल के छात्रों को अगर रीडिंग भी पढ़ने बोलिएगा, पढ़ नहीं पाता, जोड़ घटाव करने नहीं सकता। ये हाल है शिक्षा का। कुछ करें तो हम मांग करते हैं कि डॉक्टरों का कम से कम वेतन 1.5 लाख रुपया हो, तो देहातों में रह के काम कर सकता है। तो इसमें लगभग 98 करोड़ रुपए सालाना सारे शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च होता है। तो यहाँ तो 4 लाख
4,000 करोड़ रुपये जमा है, तो मात्र 100 करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा, तो 15, 20, 25 वर्ष तक हम शिक्षकों का बहाली करके यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। वहीं विगत वर्षों में बहुचर्चित वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में आरोपित पलामू के पाकी से भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता समेत 6 आरोपियों को बरी किए जाने वाले मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आरोपित विधायक शशि भूषण मेहता सहित 6 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में आरोपित पाकी के भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता एवं अन्य 6 को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने शशि भूषण मेहता समेत 6 को नोटिस जारी किया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 29 नवंबर का समय निर्धारित किया है। वहीं झारखंड विधानसभा के जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के अध्यक्ष रामदास सोरेन एवं सदस्य समीर महंती बुधवार को सरायकेला पहुंचे और परिषद में विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कई योजनाओं में पाया कि विभाग कछुए की गति से चल रहा है। समिति के अध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि कई विभागों में कमी पाई गई है, योजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के क्रम में जिला परिषद की प्रॉपर्टी पर कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रखंड स्तर पर जिला परिषद का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही जिला परिषद की आय के स्रोत के बारे में डिटेल जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें आई हैं, जिसमें कहा गया कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 माह से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसे बदला नहीं गया है। इस पर उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगाया जाना जरूरी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बदल जाए। उन्होंने कहा कि विधायक सविता महतो का ये क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र जंगल क्षेत्रों से घिरा है, जंगली हाथियों का भी आतंक है। विद्युत विभाग और वन विभाग तथा प्रशासन को यहाँ समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के प्रकोप को देखते हुए 24 घंटा बिजली आपूर्ति करना होगा। बैठक में विधायक सविता महतो, उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार एवं अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ पर फिर राशन का डीलर का जो कम कटौती करके माल आ रहा है, उस पर भी हम लोग ये किए कि जब हर ये में निगरानी समिति है, तो आपको अगर कम मिल रहा है तो जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में निगरानी समिति है, निगरानी समिति को आप इसका ये कर दिए पेपर का माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बोल देना चाहिए, जिसमें आज हमारी सरकार इतने काम कर रही है, इतने योजना ला रही है, उसका बावजूद भी अगर विभाग का चलते, पदाधिकारी का चलते, अगर हमारा यहाँ पर ये योजना सबको अगर पेंडिंग रहे, काम नहीं हो, इसी के लिए आज हम लोग ये समीक्षा हर जिला में समीक्षा बैठक करके हम लोग इसको जनता तक हमारा कार्य पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच। और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडी गांव में जाहिर स्थान के समतलीकरण करने का विरोध करने वालों पर हमला किया गया। इस हमले में विरोध करने वाले ग्राम सभा के आधा दर्जन सदस्य जख्मी हो गए हैं। सभी की चिकित्सा स्थानीय हॉस्पिटल में कराई जा रही है। जख्मी ग्राम सभा के सदस्यों ने बताया कि बागबेड़ा के नागाडी गांव में आदिवासियों का ग्राम पूजा स्थल जाहिर स्थान है, जहां बिना ग्राम सभा के अनुमति का किसी भी तरह की ना तो पूजा होती है और ना ही किसी प्रकार का कार्यक्रम। लेकिन कल शाम
में अचानक बिना ग्राम सभा को जानकारी दिए गांव के ही कुछ लोग जाहिर स्थान स्थल पर गिट्टी बालू सीमेंट से समतलीकरण का प्रयास कर रहे थे। इसकी जानकारी ग्राम सभा के सदस्यों को हुई तो वे विरोध करने पहुंचे, लेकिन समतलीकरण कर रहे लोगों ने विरोध करने वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में ग्राम सभा के सदस्य सुशील बास्के, राजू सिंह, शिशु टुड्डू सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सुशील बास्के को गंभीर हालत में एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं ग्राम सभा के सदस्यों ने विपक्षी मिथुन पात्रो, दारा मंडल समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस दोनों पक्षों द्वारा की गई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है। ये घटना है बागबड़ा थाना अंतर्गत नागाडी गांव में और शाम करीब 5:30 बजे की घटना है। नागाडी के ग्रामीण नागाडी में जो सार्वजनिक स्थल है, पूजा स्थल है, ग्राम पूजा बोल करके ग्राम पूजा हम लोग करते हैं, तो उस जगह में समतलीकरण कर रहा था, जेसीबी चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, चलवा रहा था। ये दारा मंडल हो गया और उसके बाद विष्णु सरदार हुआ, सागर सरदार हुआ। जब जेसीबी चलवा रहा था ये लोग, तो इनका सिर्फ इतना कहना था, ये तो हम लोग का सार्वजनिक पूजा स्थल है, ग्राम पूजा स्थल है, तो क्या आप किसकी अनुमति से गाड़ी चलवा रहे हैं? पहले ग्राम सभा होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना कह के वो लोग अगला पार्टी लोग मारना शुरू कर दिया, जान से मारना शुरू कर दिया। बहुत सारा घायल इसमें हम लोग के 3-4 को बंधे हुए हैं। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में डुमरा गांव की हरिजन बस्ती में डायरिया की चपेट में आने से एक 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची दुर्गामणि मछुआ कैदस से पीड़ित थी। चिकित्सा के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हरिजन बस्ती में करीब 1 दर्जन ग्रामीण डायरिया से पीड़ित हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे हैं। डायरिया के फैलने का कारण कुआं का गंदा पानी पीना बताया जा रहा है। हरिजन बस्ती में 100 परिवारों में एकमात्र चापाकल है और उसी चापाकल पर सोलर चालित जल मीनार लगाया गया है, जो 6-7 महीने से खराब है। बस्ती में इकलौता कुआं है जहां हरिजन बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। गांव में डायरिया के प्रकोप से एक बच्ची की मौत होने से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया है। वहीं ग्रामीण जीतवन मछुआ ने बताया कि डायरिया से एक बच्ची की मौत हो गई एवं 1 दर्जन लोग पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि अपने स्तर से स्थानीय चिकित्सा से उपचार कराया जा रहा है। अभी तक कोई सरकारी चिकित्सक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एक सोलर चालित जल मीनार के खराब हो जाने से बस्ती वासियों को कुएं का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने चिकित्सकों की टीम द्वारा कैंप लगाकर पीड़ितों की चिकित्सा करने की मांग की है। गांव में कचरा के कारण डायरिया फैल रहा है और एक बच्ची का मौत हो गया और 8-10 आदमी का संक्रमक है और गंदगी पानी पीना पड़ रहा है। यहाँ का चापाकल है बन नहीं रहा है, 6 महीना से खराब है। और क्या पानी टंकी? हाँ, नल का पानी टंकी खराब है। कहाँ से पीते हैं? अभी गंदे पानी देखिए ये कुआं का पानी पीते हैं। और चिकित्सक अभी तक पहुँचा है? यहाँ तो कुछ चिकित्सा का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो अपने घरों से किया जा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं आया है। और उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा किए जाने की मांग की। प्रतुल सहदेव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस आशय का एक पत्र राज्यपाल को भेजा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल को बताया है कि पूरे प्रदेश में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है। सरकार घोटालेबाजों और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी चौपट हो गई है। प्रदेश में 4 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये लूट आज भी जारी है। इसलिए राष्ट्रपति शासन ही प्रदेश में एकमात्र विकल्प है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि झारखंड में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी जो है वो ध्वस्त हो गई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री
बाबूलाल मरांडी जी ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की है। और हेमंत सोरेन के 4 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाले हुआ है। और जो भी घोटाले करने वाले अधिकारी हैं या उनके नेक्सस में जो भी कुख्यात घोटालेबाज हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के जांच में अवरोध पैदा कर रही है। तो हम मानते हैं कि यहाँ की पूरी संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाने की आवश्यकता है। और ये एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अंतिम कार्यकाल होगा, क्योंकि जिस तरीके का लूट खसोट हुआ है खास करके आदिवासी मूलवासी जनता के साथ, इनको दोबारा जनता कभी वापस नहीं आने देगी। बहरहाल प्रदेश की जो विधि व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, चारों तरफ करप्शन है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। और उधर कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो को श्रद्धांजलि देने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संत मरिया महागिरजाघर पहुंचे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कार्डिनल के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर रांची आर्च डायसिस के आर्च बिशप फेलिक्स टोपो, ऑक्सिलियरी बिशप थियोडोर मास्करेन हास, चर्च के पल्ली पुरोहित आनंद डेविड भी मौजूद थे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, कार्डिनल की मृत्यु हम सभी के लिए पीड़ादायक है। कार्डिनल हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने झारखंड में इस धर्म को एक नई दिशा दी। We have every right to worship the God in our own way. Religions have been created to make the people more spiritual and more obeying to the natural laws. It is very sad. Any death is always painful. Our cardinal's death is more painful because he has worked for the society all the time. He dedicated his whole life for the upliftment of the downtrodden people, the tribal people, and he was the first cardinal who got elected from the entire East Asian countries. That is a great honor that India had, and today he is no more with us, but the legacy what he has left with us will be the guiding force for us for the years to come. We all pray that the noble soul should reach the holy feet of the Christ. और इधर बकाये वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों के भूख हड़ताल से जिला स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के जवानों को 2 माह के बकाये वेतन का भुगतान किया। इसके साथ ही होमगार्ड जवानों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। साथ ही विभाग ने ड्यूटी से हटाए गए 12 जवानों को भी पुनः वापस काम पर लेने की सहमति जाहिर की है। आपको बता दें कि सिविल सर्जन कार्यालय में होमगार्ड के 42 जवान पदस्थापित थे। आउटसोर्स के माध्यम से उनके वेतन का भुगतान किया जाता था, पर पिछले दिनों आउटसोर्स में फंड उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए 12 जवानों को बैठा दिया गया था। वहीं 30 होमगार्ड के जवानों का 5 माह से वेतन बकाया था। बकाये वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड के जवानों ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा और 12 होमगार्ड के जवानों को पुनः बहाल करते हुए 2 माह का बकाया वेतन का भुगतान किया गया। स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय का स्वागत करते हुए होमगार्ड संगठन के प्रतिनिधियों ने जूस पिलाकर जवानों का अनशन तोड़वाया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।